आखिर कितने कम ही लोग होते हैं जो अपनी जवानी के पहले चरण में ही अपने जीवन की सभी उपलब्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन श्याम ने यह कर दिखाया था। भले ही वह पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं था, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा कामयाब इंसान था। और इसी वजह से उसके सबसे प्रिय मित्र धनंजय को उससे ईर्ष्या होती थी। जहाँ पर श्याम अपने नाम की तरह सांवला था, वहीं पर धनंजय गौरवर्ण युवक था। धनंजय और श्याम दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी और धनंजय श्याम से कई गुना होशियार था। लेकिन इसे तकदीर की बात कहें या कोई चमत्कार हो, आप पर निर्भर करता है कि आप क्या कहेंगे। लेकिन श्याम अपने जीवन में धनंजय से ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त कर चुका था। दोनों बहुत गहरे मित्र थे। दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातें साझा किया करते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। श्याम जिंदगी में ज्यादा कामयाब हो गया था और वहीं पर धनंजय उससे पीछे रह गया था। और इसी की वजह से अब इन दोनों के बीच की बातें बहुत कम होने लगी थी। और इस परिस्थिति को पैदा करने में दोनों का बराबर हाथ था। जहाँ पर श्याम अपनी कामयाबी से अहंकार में आ गया था, वहीं पर धनंजय ईर्ष्या के वश में अपने दोस्त से बातें करने से कतराता था। और इसी वजह से इन दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। आखिरकार वह भी दिन आ गया जब श्याम के लिए उस नगर के सबसे अमीर सेठ की बेटी का रिश्ता आया। श्याम अपने जीवन से बहुत खुश था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने दोस्त धनंजय को अपनी शादी में आने का न्योता भेजा। जब धनंजय को पता चला कि उसका दोस्त श्याम उसी लड़की से शादी कर रहा था जिससे धनंजय का प्रेम प्रसंग चल रहा था। हाँ, धनंजय उस सेठ की बेटी से प्रेम करता था और बदले में सेठ की बेटी भी उससे प्रेम करती थी। इसलिए धनंजय को कुछ समझ में नहीं आया कि यह सब कब और कैसे हुआ। उसका दिल टूट गया था। वह तुरंत अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंच जाता है। जब वह अपनी प्रेमिका से इस शादी के बारे में पूछता है तो उसकी प्रेमिका उचित जवाब देते हुए कहती है कि यह शादी मेरे पिता ने तय की है और मैंने अपने पिता को तुम्हारे बारे में बताया भी था, लेकिन उन्होंने यह कहा कि तुम अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो, इसीलिए मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती। यह सुनते ही धनंजय का मन बैठ गया था। वह जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करता था वही उसे छोड़कर जा रही थी और वही उसके मुंह पर कामयाबी का तमाचा लगाकर जा रही थी। धनंजय ने दर्द भरे दिल से अपनी प्रेमिका से पूछा कि ये तो तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उसके साथ हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हम दोनों भाग सकते हैं, दोनों दूर जाकर कोई दूसरा संसार बसा सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? यह सुनकर उसकी प्रेमिका ने कहा कि नहीं, मैं अपने पिता को छोड़कर नहीं जा सकती। अगर मैं चली गई तो मेरे पिताजी अपने प्राण त्याग देंगे और मैं अपने पिता की मौत का कारण नहीं बन सकती। और यह कहकर उसकी प्रेमिका वहाँ से भाग गई। ना तो धनंजय उस शादी में गया और न ही उस शादी को रोक पाया। वह बस अपने ही गम में डूबा हुआ था। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपना नगर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाता है। कोई नहीं जानता। वह बिना किसी को बताए वहाँ से बस यूं ही गायब हो गया था। धनंजय के दोस्त श्याम ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। बहुत लोगों से पूछा कि धनंजय कहाँ चला गया, लेकिन उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। आखिरकार कई वर्ष बीत गए। जीवन चक्र चलता रहा और श्याम बूढ़ा हो चुका था और उसकी पत्नी चल बसी थी इस दुनिया से और उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। उसके बच्चे उसकी कोई भी बात नहीं मानते थे, खुद को अपने पिता से ज्यादा समझदार मानते थे। इसीलिए वह उनकी कोई भी सीख नहीं लेते, उनसे कोई भी समझ नहीं लेते थे, बल्कि उनका हर समय मजाक ही बनाते थे। अब श्याम अपने जीवन से परेशान हो चुका था। अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा था। वक्त ने करवट ले ली थी, जो कि वक्त की फितरत होती है। जो समझदार है वह जानते हैं कि वक्त बदलेगा जरूर। कब बदलेगा यह नहीं कह सकते, लेकिन जिस दिन बदलेगा उस दिन तुम्हारा सुख दुख में बदल जाएगा और तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा। और इसी प्रकार श्याम का हंसता खेलता जीवन अब पूरी तरह से दुखी हो चुका था। एक दिन रात के वक्त बिना किसी को बताए श्याम अपना घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वह भी उस नगर से गायब हो जाता है। उसके बच्चे उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनको उसकी कोई खोज खबर नहीं मिलती। यूं ही कई महीने भटकने के बाद एक दिन श्याम को हिमालय की तलहटियों में अपना दोस्त धनंजय मिलता है। उससे धनंजय ने बौद्ध भिक्षु का वस्त्र धारण कर रखा था। उसके हाथ में एक भिक्षा पात्र भी था। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पहचान लिया। धनंजय ने श्याम को अपनी कुटिया में आने का आमंत्रण दिया।
धनंजय आगे आगे चल रहा था और श्याम पीछे पीछे चल रहा था। घना जंगल था और अंधेरा हो चला था। श्याम को यह चिंता सताए जा रही थी कि कोई जंगली जानवर आकर उन पर हमला न कर दे। इसीलिए उसने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हारी कुटिया और कितनी दूर है। इसका जवाब देते हुए धनंजय ने कहा कि यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर कुटिया है, तुम चिंता मत करो, यहाँ पर कोई जंगली जानवर नहीं आते। यह उत्तर सुनकर श्याम अक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, इसने मेरे मन की बात कैसे पढ़ ली, इससे यह कैसे पता चल गया कि मेरे मन में जंगली जानवरों का डर बैठा हुआ है। मैंने इसे कुछ तो बताया भी नहीं, तो फिर इसने किस प्रकार जान लिया। आखिर वह कौन सी विधि है जिससे हम दूसरों के मन की बातें जान लेते हैं? क्या सच में ऐसा होता है? उसके मन में ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे। वैसे तो उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वह अपने दोस्त से पूछना चाहता था कि इतने सालों कहाँ था वह और उसने अब तक क्या क्या किया। लेकिन सबसे पहले उसने यही पूछा कि तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली मेरे दोस्त? मैंने तो तुम्हें कुछ बताया भी नहीं, तो फिर तुम्हें कैसे पता चल गया? क्या कोई विद्या है, कोई ज्ञान है जो तुमने सीखा है? यह सुनकर धनंजय ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह कोई विद्या नहीं है, यह कोई चमत्कार भी नहीं है। यह तो तुम्हारी वाणी से स्पष्ट हो रहा था कि तुम जिस प्रकार बोल रहे थे, तुम्हारे बोलने में वो डर प्रदर्शित हो रहा था। मैं तो बस सुन रहा था और सुनने मात्र से ही मुझे पता चल गया कि तुम कितने डरे हुए हो। श्याम ने कहा कि यार, मुझे तो खुद नहीं पता कि मैंने उस शब्द को किस भाव में और किस प्रकार तुमसे बोले। मुझे तो याद भी नहीं है, मैं तो भूल भी चुका हूँ। और तुम कह रहे हो कि उस वक्त मैं डरा हुआ था। चलते चलते वो बातें कर रहे थे और धीरे धीरे वह अपने कुटिया के नजदीक पहुंच जाते हैं और कुटिया के प्रांगण में प्रवेश करते हुए श्याम ने देखा कि कुटिया के बाहर छोटी सी बगीचा लगाया हुआ है धनंजय ने। उस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं और साथ ही कुछ सब्जियां भी लगी हुई हैं। उसके बाद उन दोनों ने कुटिया में प्रवेश किया। कुटिया में श्याम ने देखा कि वहीं पर एक चूल्हे की व्यवस्था भी की हुई है धनंजय ने और साथ में थोड़ी दूरी पर एक आसन भी रखा हुआ है। श्याम के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उनको भांपते हुए धनंजय ने कहना शुरू किया कि दोस्त, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन के अंदर बहुत सारे सवाल होंगे कि अचानक मैं कहाँ गायब हो गया था। अब मैं उस पड़ाव पर आ चुका हूँ कि मेरे लिए कुछ भी छुपाना या कुछ भी बताना एक समान बात है। धनंजय ने अपने दोस्त श्याम को बताया कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी हुई थी वह मेरी प्रेमिका थी। उससे मैं टूट गया था, मेरा मन दुखी हो गया था। मैं उस नगर में रहना ही नहीं चाहता था, इसलिए मैं एक दिन उस नगर को छोड़कर चला आया। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे कहाँ जाऊंगा, लेकिन मैं बस नगर को यूं ही छोड़कर चल दिया। चलते चलते बहुत दिन बीत गए। ना मेरे पास कोई धन था और ना ही मेरे पास खाने के लिए कोई खाना था। फिर एक दिन मैं एक बौद्ध भिक्षु से मिला और उन्होंने मुझे कुछ खाना खिलाया। तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी एक बौद्ध भिक्षु बनकर भिक्षा मांग मांग कर खाने लगूं। कुछ दिनों तक ही यह काम करूंगा और जब किसी काम की व्यवस्था हो जाएगी तो यह काम छोड़ दूंगा। और यही सोचकर मैंने भी भिक्षा मांग मांग कर खाना शुरू कर दिया। मैं उस बौद्ध भिक्षु के साथ उसी कुटिया में रहने लगा। कुछ दिन उसके साथ रहने के बाद उसकी प्रक्रियाओं के बारे में समझने लगा और उसको समझने के बाद मैं भी उस ध्यान प्रक्रियाओं का अभ्यास करने लगा, क्योंकि मेरा मन हर समय उदास रहता था, मैं बहुत परेशान रहता था। इसीलिए मैं ध्यान करके उन दुखों से छुटकारा पाना चाहता था और इसी उद्देश्य से मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया था। कुछ समय ध्यान करने के पश्चात और बौद्धिक जीवन जीने के बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं अपना जीवन एक बौद्ध भिक्षु बनाकर ही गुजारूंगा और इसलिए मैं बौद्ध भिक्षु बन गया। धनंजय ने चाय का प्याला शाम की ओर बढ़ाते हुए कहा कि आज मैं कह सकता हूँ कि मैं पूर्ण आनंद से अपना जीवन जी रहा हूँ। मुझे कोई परेशानी या कोई चिंता नहीं है। मैं बड़े आनंद का भाव कर रहा हूँ और इस आनंद की यात्रा तक पहुँचने के लिए मैं तुम्हारा और अपनी प्रेमिका का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि अगर मेरा मन नहीं दुखी होता तो मेरे मन को चोट नहीं लगती तो आज मैं यहाँ पर नहीं पहुँचता और न ही मैं कभी इस यात्रा पर निकल पाता। यह सुनकर श्याम ने कहा, ओ अच्छा, तो मतलब तुम्हारा जीवन तुमने सत्य की खोज के लिए समर्पित कर दिया, यह कहना चाहते हो तुम? तो जरा कुछ मुझे भी बताओ, कोई मुझे भी रास्ता दिखाओ। मैंने भी अपने जीवन से परेशान होकर अपना घर बार त्याग दिया है। अब मैं भी सत्य की खोज करना चाहता हूँ।
मैं भी चाहता हूँ मेरे जीवन में असली आनंद को मैं पहचान पाऊँ। तुम मेरे मित्र हो, क्या तुम मुझे कुछ ज्ञान की बातें नहीं बताओगे? यह सुनकर धनंजय ने कहा कि सारा ज्ञान, सारा ध्यान, सब बातें एक सत्य में ही आती हैं। तुम किसी भी प्रकार से सत्य की यात्रा पर तो निकलो, कोई तो कारण बने जो तुम्हें सत्य की यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करे। धनंजय ने बताया कि मेरे जीवन में यह घड़ी पहले ही आ गई थी। कुछ लोगों के जीवन में बाद में आती है, जैसे तुम्हारे जीवन में। अब तुम्हें समझ में आया कि सत्य की खोज आनंद क्यों जरूरी है। लेकिन एकमात्र सत्य यही है कि किसी न किसी दिन हर एक प्राणी को सत्य की खोज करने के लिए, अपने परम आनंद की खोज करने के लिए निकलना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल वह अपने सुख और दुख इन दोनों से उगता जाएगा, यानी कि उब जाएगा। चाय की आखिरी घूंट लेते हुए श्याम ने पूछा कि दोस्त तुम्हें एक बात बताओ, सत्य की खोज करने से यानी कि ध्यान करने से हमारे अंदर क्या बदलाव आते हैं? तुमने अपने अंदर क्या क्या बदलाव महसूस किए हैं? धनंजय, जो कि अब बहुत भिक्षु बन चुका था, उसने बताया कि ध्यान हमें जगाने का काम करता है। हमारा मस्तिष्क, हमारी चेतना जो सोई हुई है उस पर से पर्दा हटाकर, माया का जाल हटाकर हमें होश में लेकर आता है। जब हम जंगल से आ रहे थे तो मैंने कैसे पहचान लिया कि तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे शब्दों में डर का एहसास है? वह किस वजह से हो पाया? क्योंकि मैं तुम्हें सुन रहा था, सिर्फ सुन रहा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोच रहा था। मतलब मैं जगा हुआ था, पूर्ण रूप से जगा हुआ था। मैं वहाँ पर मौजूद था। वहाँ पर मेरा केवल शरीर ही नहीं था, मेरे कदम ही नहीं चल रहे थे, बल्कि मैं पूर्ण रूप से मौजूद था। मेरे कान भी जगे हुए थे और जब मेरे कानों में तुम्हारे शब्द पड़े तो मेरे मस्तिष्क ने तुरंत समझ लिया कि तुम डरे हुए हो, तुम भयभीत हो। ध्यान हमें पूर्ण रूप से मौजूद होने की प्रक्रिया देता है। कैसे हम निरंतर होश में रहकर जगे हुए हो सकते हैं? पूर्ण रूप से हमारे तन का रोम रोम जगा हुआ हो। और जब वह जागरूकता आती है तो आप किसी भी काम को बड़ी ही आसानी के साथ सफल बना सकते हो, क्योंकि किसी भी काम की कामयाबी इसी बात पर निर्भर करती है कि आप कितने वहाँ पर मौजूद हो, आप उस काम को किस प्रकार से कर पाते हो। चाय खत्म हो चुकी थी, रात भी काफी हो चुकी थी। दोनों दोस्त की चर्चा काफी गहरी हो गई थी। इस चर्चा के उद्देश्य से श्याम का मन भी परिवर्तित होने लगा था। उसे भी कुछ कुछ एहसास होने लगा था कि जीवन में ज्यादा जरूरी क्या है। भले ही उस यात्रा पर देरी से निकला, लेकिन आखिर निकला तो उसे इस बात की खुशी थी कि जहाँ जागो वहीं पर सवेरा।